हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे पटवार टेस्ट सीरीज 2.0 के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। 4 फाइनल टेस्टों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। आज ये लास्ट फाइनल टेस्ट है साथियों, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, एक भाई का कमेंट था कि हिंदी वाले ही इसको विजिबिलिटी कर दिया जाए, तो अपन ये लो भाई, अब तो विजिबल हो रहा होगा ना। तो पहला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन भी उतनी ही राशि प्राप्त होती है, तो उसे अपने वेतन में कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। सबसे पहले बात की जाए तो उसका जो मेन वेतन है अपन अक्स मान लेते हैं, उसमें 20% की अपन क्या कर देते हैं, लाडले वृद्धि कर देते हैं। तो टोटल कितना हो गया, अक्स प्लस का 0.20 अक्स बोले तो अपना पास में 1.20 अक्स हो जाता है। अब बात करें अपन कमी के बारे में साथियों, तो कमी कितनी हो जाती है, 0.20 बटा 1.20 अक्स आ जाती है साथियों, और ये अक्स आ जाती है और इंटू 100 आ जाती है। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1/6 गुणा 100 बराबर 50/3% की कमी आपके पास में प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाएं, तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। पहली बात करें साथियों, देखो पहले कितना है, 120 और 45 है, तो ठीक है भाई साहब, 120 गुणा 45। फिर बात की जाए कि 30 छात्र और आ जाते हैं, तो कितने हो गए, 150 गुणा आपके पास में दिनों की संख्या फाइंड करनी है। तो कितनी हो जाएगी साथियों, डी बराबर 120 गुणा 45 बटा 150 आ जाएगी साथियों। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 36। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि रंजन ने कोई धनराशि कुछ वर्षों के लिए कर्ज पर दिया। उसने पहले 3 वर्षों के लिए दर है वो 7% और अगले 4 वर्षों के लिए वार्षिक दर है वो 9% दे रखी है, और शेष समय के लिए वार्षिक दर है वो 4% रखा गया है। यदि कुल 12 वर्षों बाद कुल साधारण ब्याज है वो 2,772 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि आपसे पूछी जा रही है। उस धनराशि को लाडले अपन क्या मान लेते हैं, पी मान ली जाती है। सबसे पहले बात की जाए 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए अपन कितना जाता है साथियों, पी गुणा 7 गुणा 3 बराबर आपके पास में जाता है 0.21 अपन बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 0.21 बोल सकते हैं। दूसरा बात करें साथियों 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए सेम यही आ जाएगा, पी गुणा 9 गुणा 4 अपने पास में से आ जाता है। ये 4 वर्ष के लिए आ गया, तो अपने पास में से कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है 0.36 आ जाता है। अब देखो 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, शेष कितने बचते हैं, 5 वर्ष बचते हैं। तो 5 वर्ष के लिए पी गुणा 4 गुणा 5 बराबर आपके पास में 0.20 आ जाता है। अब जो कुल है टोटल उसको आप देख लो, अब यहाँ पर से कितना आएगा, 0.21 प्लस का 0.36 प्लस का 0.20 कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है 77 आ जाता है। कितना आया लाडले, 77 आ जाता है। 0.77 बराबर आपके पास में राशि क्या दे रखी है, 2,772 दे रखी है। तो पी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, 2,772 बटा 77, 0.77 है साथियों। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि देती है। यदि उस धनराशि को 20% बढ़ा दिया जाए, दर को 2/3 कर दिया जाए और समय को 6/5 गुणा कर दिया जाए, तो 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज की राशि आपसे पूछी गई है। देखो स्टार्टिंग में अपन जितने भी मूलधन आ गया, दर आ गया, रेट आ गया, उनको अपन क्या मान लेते हैं, जैसे मूलधन पी मान लिया गया, रेट आर मान लिया गया और समय को मैं टी मान लेता हूँ। तो मेरे पास में SI1 फाइंड आ जाता है, मतलब कि पहला आ जाता है। तो क्या आएगा, PRT बटा 100 आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा बात करें साथियों, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से
कितना बता रहा है, 20% वृद्धि हो रहा, तो मैं इसको पी डैश मान लेता हूँ। तो मेरे पास में कितना आएगा, पी प्लस का 0.20 अपने पास में से आ जाता है, तो अपने पास में आएगा 1.2 पी आएगा, क्योंकि यहाँ पर से 20% की वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार से मैं आर डैश मान लेता हूँ, उसी प्रकार से टी डैश मान लेता हूँ। आर डैश कितना है साथियों, 2/3 आर बता रहा है, ठीक है साहब। टी डैश बात करें तो 6/5 टी बता रहा है। इतना समझ में आ गया। और बाद में आपके पास में जो साधारण ब्याज है वो 2400 रुपये बता रहा है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे कि 2400 बराबर आपके पास में से 1.2 पी प्लस का 2/3 आर और प्लस का 6/5 टी आ जाता है और बटे 100 आ जाता है, ठीक है। अब आप इसको अंदर से कॉमन लोगे तो आपके पास में कितना आएगा साथियों, 2400 बराबर आपके पास में जो सारा का सारा इधर कॉमन ले लोगे तो 24/25 बच जाएगा इधर साथियों, और इंटू पी आर टी बटा अपने पास में से साथियों कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। अब देखो साथियों, एक चीज़ है आपके पास में, ये पी आर टी है ना, देखो इसके बराबर यहाँ पर से आपके पास में क्या जाता है, इसका वैल्यू है SI 1 अपन आ जाता है। तो यहाँ पर से क्या आएगा कि 2400 बराबर अपने पास में से आएगा साथियों 24/25 इंटू SI 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये SI 1 आया तो आपके पास में से SI 1 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास में क्या आएगा साथियों, SI 1 बराबर आपके पास में जाता है 2400 गुणा 25/24 आ जाता है साथियों। तो इसको इससे काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा कितना, 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों, देखो सवाल दे रखा है कि वह कौन सी राशि है जो 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,618 रुपये हो जाएगी। कुछ नहीं करना साथियों, सीधा सा बात करें तो देखो 5,618 हो रही है, रेट अपने पास में से सब कुछ दे रखी है, तो 1 प्लस का 6/100 इंटू अपने पास में से स्क्वायर आ जाता है। 5,618 के बारे में बात करें तो साथियों पी की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना जाता है, ये आएगा 1.06 का होल स्क्वायर आ जाता है। इसी प्रकार से पी की वैल्यू फाइंड करें तो अपने पास में से 5,618 बटे आ जाता है साथियों 1.1236 आ जाता है, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 5,000 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त होता है। उस धनराशि पर उतने ही समय में उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज की राशि आपसे पूछी जा रही है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो आपके पास में से 10% है। इस 10% को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा, तो यहाँ पर से 1/10 अपने पास में से इसको अपन क्या करेंगे, 100 कर लेंगे इसको, ठीक है। और 100 करने के बाद में यहाँ पर से अपने पास में 1/10 ही आ जाता है, तो ये 10 आ गया और ये 10 आ गया। ये क्या आ गया साथियों, ये साधारण ब्याज आ गया, मतलब कि 20 बराबर आपके पास में से 400 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आपके पास में 1 बराबर कितना आएगा लाडले, उस 1 के बारे में बात करें तो आपके पास में से 20 आ जाएगा। तो जो मेन मूलधन होगा साथियों वो कितना हो जाता है, वो 2,000 रुपये हो जाता है। दोबारा से अपन लगाते हैं 1/10 का, तो अपने पास में से कितना आया साथियों, ये 200 आ जाता है, ये 200 आ जाता है, और एक और लगाते हैं तो अपने पास में से यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, 20। तो 200 200 400 और 400 प्लस 20, तो आपके पास में से 420 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल में दे रखा है कि एक कंपनी अपने ग्राहक को सूचित मूल्य पर सूची मूल्य पर 15% बट्टा देती है। इस प्रकार उसे 19% का लाभ होता है। उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि हो जाए तथा कंपनी एक नई सूची मूल्य जारी करती है जो पहले से 10% अधिक है, तथा कंपनी 15% बट्टा जारी रखती है। अब वह नए उत्पाद लागत पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करेगी। सबसे पहले बात की जाए लाडले, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से जैसे MP1 मान लेता हूँ तो कितना है साथियों, 100 रुपये मान लिया जाता है। फिर 15% की बात हो रही है, तो 15% बराबर आपके पास में से SP के बारे में बात करें तो SP1 आ जाता है साथियों। तो ये 100 माइनस का 15 बराबर आपके पास में 85 आ जाता है, कितना आ गया, 85 आ जाता है।
दोबारा से बात करें साथियों, लाभ परसेंटेज है तो वो 19% है, तो CP1 निकाल सकते हैं तो कितना आएगा SP1 बटा 1 प्लस का 1 पॉइंट या फिर बोल सकते हो कि 0.9। ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा साथियों, SP1 है वो 85 आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, और ये तो यहाँ पर से कितना हो गया 1.19 होगा। जब आप इसने उसको काटा तो आपके पास में से क्या बचा साथियों, ये आ जाता है 71.43 रुपये, ये CP1 आ जाता है। अब इसी तरीके से अपने CP2 के बारे में बात करें तो अपने पास में से कितना आएगा साथियों, तो CP1 इंटू 1.12 बराबर आपके पास में से आता है, CP1 की वैल्यू आप आराम से रख दो 71.43 आ जाती है, और 1.12 से 1.102 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में से कितना आएगा CP2 80 रुपये आएगा। कितना आएगा साथियों, 80 रुपये आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अपन बात करें M2 के बारे में, या फिर बोल सकते हो कि MP2 बोले तो मार्क प्राइस 2 के बारे में बात करें तो कितना आएगा साथियों, MP2 माइनस का यहाँ पर से करेंगे 1 माइनस का 0.15 आ जाता है, तो यहाँ पर से कितना आएगा, MP2 है बोल रहा है कितना 10% ज़्यादा जारी हो रहा है तो 110 हो जाता है साथियों, पहले अपने MP1 माना था उसको, तो यहाँ पर से कितना आएगा 110 इंटू आ जाता है साथियों 0.85, तो अपने पास में से कितना आएगा, ये आएगा 93.5 आ जाएगा। अब अपने को लाभ परसेंटेज के बारे में बात करनी है। लाभ परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे साथियों, SP2 क्या करेंगे, SP2 माइनस का CP2 बटा CP2 इंटू अपने पास में से 100 लगा देंगे। अब सारी की सारी वैल्यू आपके पास में से आ रखी है, तो कितना है, सबसे पहले बात करें तो 93.5 माइनस का 80 आ जाता है साथियों, और बटा बात करें तो आ जाता है 80 इंटू 100 आ जाता है। आप जब इसको हल करोगे काटोगे तो आपके पास में से आंसर आएगा 16.87, ऑप्शन नंबर आपका दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा देखो, किसी पुस्तक की छपाई का खर्च दो मदों पर निर्भर करता है, एक अचर मूल्य है तथा दूसरा चर मूल्य है, जो छपने वाली पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाशन अपनी लगाई गई राशि पर 20% लाभ चाहता है तथा उसके अनुमान के अनुसार पुस्तक जितनी कीमत 2 रुपये है कि 500 प्रतियाँ 3 महीने के समय में बिक जाएंगी और 1000 प्रतियाँ बिकने में 9 महीने लगेंगे। यदि वह 4830 प्रतियाँ छापे जो 50 महीने में बिक जाएंगी, उस पर उसे कितना लाभ होगा। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, सबसे पहले बात करें तो देखो लागत, और इधर बात करें तो इनका रेशियो कौन सा जाता है, बेचने वाले का। ठीक है, यहाँ पर से लागत अपने पास में से 100 देखने को मिल जाती है, और बेचना कितना है 20% लाभ पर चाहता है, तो ये 1 पॉइंट या फिर बोल सकते हो कि 120, इनका जो रेशियो कितना हो गया साथियों, वो हो जाता है 1:1.2, मतलब इसको इस प्रकार से बोल सकते हो। अब यहाँ पर से देखो साथियों कितना बता रखा है, ये 4830 प्रतियाँ बता रखा है, तो इसका 2 रुपये बता रखा ना कीमत, तो 4830 इंटू 2 बराबर आपके पास में आएगा 9660 रुपये। ठीक है, अब क्या निकालेंगे उसके बारे में, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों 9660 बटा 1.2 निकालेंगे तो अपने पास में आएगा 80/50 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अपने पास में से कितना आएगा 9660 माइनस का 80/50 बराबर आपके पास में से आंसर बचेगा 1610 बच जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला एकदम राइट रहेगा। दूसरा सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखो साथियों, वर्ष के पहले 6 महीने की औसत मासिक तापमान की एक सारणी बनाई गई है। जनवरी के तापमान अप्रैल के तापमान का 1/2, फरवरी का तापमान जनवरी का 33/20, मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का है, मई का तापमान 48 डिग्री है तथा जून का तापमान जनवरी और अप्रैल का तापमान से 15 सेंटीग्रेड कम है। सभी 6 महीनों का औसत तापमान है वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपसे बता रहा है। जून माह का औसत तापमान कितना होगा वो पूछ रहा है। सबसे पहले बात करें तो साथियों जो अप्रैल है, इस अप्रैल का मैं कितना मान लेता हूँ, अक्स मान लेता हूँ, तो मेरे पास में जनवरी का कितना आएगा, जनवरी का आएगा x/2। फरवरी का कितना है 33/20 कितना है 20 आ जाता है साथियों। यहाँ पर देखो
33/40 आएगा। वो कितना आएगा? 33/40 तक चला जाता है। देखो सबसे पहले ये तो किसका था? ये अप्रैल का था, ये अप्रैल आ गया। ये किसका आया? ये जनवरी का आया। ये किसका आया? ये फरवरी का जाता है साथियों। किसका जाता है? फरवरी का जाता है यहाँ पर से, ठीक है। ये फरवरी का आ गया। फरवरी के बाद में क्या बोल रहा है? मार्च के बारे में बात हो रही है, तो मार्च का तो सेम ही बता रहा है ना, तो 33/40 तक से जाता है। मई के बारे में बात करें तो साथियों कितना है? 48 है। और जून के बारे में बात करें तो साथियों कितना है? 3/2 x माइनस का 15 है। इन सभी को आप टोटल कर दो यहाँ पर से, तो x प्लस का x/2 प्लस का 33/40 x प्लस का 33/40 तक से जाता है, और प्लस का साथियों 48 आ गया, और प्लस का 3/2 x माइनस का 15 आ जाता है साथियों, ठीक है। और बराबर कितना दे रखा है? 36.5 दे रखा है, तो यहाँ पर से 36.5 आ गया। इन सभी का टोटल करके आपको 6 का भाग देना, तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में कितना आएगा साथियों? x की जो वैल्यू आएगी, x बराबर आपके पास में जाता है 40 डिग्री। लेकिन अब निकालना किसका है? जून का निकालना, तो 3/2 इंटू 40 माइनस का 15 कर देना साथियों, तो आपके पास में से जून की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट 10वां। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है वो 3, 4 और 8 है। यदि थैली में कुल धन है वो 116 है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले बात करें, 1 रुपये है तो कितना है? 1 का अनुपात है 3 गुणा, या फिर बोल सकते हो कि 3x गुणा 1 आ जाता है। उसी प्रकार से 50 पैसों के बारे में बात की जाए तो कितना है? 4x गुणा 0.50 आ जाता है। तीसरा बात करें 10 पैसों के बारे में तो कितना आ गया साथियों? 8x गुणा 0.10 आ जाता है, ठीक है। ये कितना हुआ साथियों? ये 3x हुआ। ये कितना हो गया? ये 2x हो जाता है, ठीक है। ये 2x हो गया, और ये कितना हो गया? 0.8x हो गया। अब इनका जो टोटल कितना है देखो, 3x प्लस का 2x, 3x प्लस का 2x प्लस का 0.8x आ जाता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया लाडले? ये टोटल हो जाता है यहाँ पर से 116 हो जाता है। कितना हो जाता है? 116 बता रखा है। तो इन सभी का टोटल आपके पास में से करोगे तो कितना जाता है? 5.8x बराबर आपके पास में 116 आ जाता है। और x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में कितनी आएगी साथियों? वो आ जाती है 20 आ जाती है। अब अपने पास में से पूछा क्या क्या कि 10 पैसों के बारे में बात हो रही है साथियों, तो कितना आएगा? 8 गुणा 20 बराबर आपके पास में 160 आंसर आएगा पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा गया है। चतुर्थ अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? D बराबर होता है साथियों BC/A होता है। इस कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.12 गुणा 0.3 बटा यहाँ पर से कितना आ गया साथियों? 0.2 आ जाता है। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा कितना? 0.18। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक ठोस घन को 2 समान आयतन वाले घनाभों में काटा जाता है। दिए गए घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा किसी एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य अनुपात आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, घन है, उस घन की भुजा में क्या मान ली? a मान ली। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 6a² हो गया। जब काटा जाता है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं वो a/2a होती है, और साथ में ही a होती है। अब इसी जो साथ बात करें तो घनाभ की सारी भुजाएं आपके पास में से देखने को मिलेंगी। और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो फॉर्मूला लगा देंगे। कितना आएगा? वो आएगा साथियों 2 इंटू a/2 गुणा a प्लस का a गुणा a प्लस का a गुणा a/2 आ जाती है। ये सारी भुजाएं आ जाती हैं, तो आपके पास में से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा लाडले? 4a² आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य अनुपात आपसे पूछा गया है। ऊपर वाला कितना था? यहाँ पर से 6a² था, इसका 4a² आ जाता है। जब आप इसको हल करोगे तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में जो लास्ट में जो रेशियो बचेगा वो बचेगा साथियों 3:2। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन का आधार समान है, उसके आयतनों का अनुपात 3:2:1 है। तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बराबर आपके बारे में पूछा गया। तो इसका अनुपात के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात करें शंकु का, मैं V1 मान लेता हूँ, तो कितना होता है साथियों? 1/3
पाई आर स्क्वायर इंटू H1 अपन मान लेते हैं। उसी प्रकार से अर्धगोलक के बारे में बात करें तो इसको मैं V2 मान लेता हूँ, तो ये 2/3 पाई आर स्क्वायर या फिर सॉरी आर की क्यूब आ जाता है। ठीक है, बेलन के जो क्यूब है वो बेलन का जो आयतन है उसके बारे में बात करें तो कितना जाता है, ये आ जाता है V3 पाई आर स्क्वायर और H2 आ जाता है। इतना करने के बाद में साथियों आपके पास में जो रेशियो दे रखा है V1 अनुपात V2 अनुपात V3 का दे रखा है। अपन पहले इन दो के बारे में बात कर लेते हैं साथियों कि V1 बटा V2 बराबर आपके पास में कितना बता रखा है, या फिर इनके बारे में बात करें तो ये 3/2 दे रखा है। इस 3/2 के बारे में बात करें तो साथियों कितना जाता है, इन दोनों की वैल्यू आपने रखी। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 है। दूसरा बात करें V2 की जो वैल्यू है वो 2/3 पाई आर की क्यूब आ जाती है। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में से क्या आएगा साथियों, ये आ जाता है 3/2 बराबर आपके पास में H1/2R1 आ जाता है। ठीक है, 2R अपने पास में इसको बोल सकते हो। ये आएगा H1 बराबर कितना आएगा लाडले, H1 बराबर आएगा आपके पास में 3R आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में बात करें साथियों ये V2 और V3 के बारे में। V2 और V3 का अनुपात है वो कितना दे रखा है साथियों, 2/1 दे रखा है। ठीक है, V2 की वैल्यू कितनी है, 2/3 पाई आर की क्यूब बटा बात करें तो साथियों V3 की जो वैल्यू है वो पाई आर स्क्वायर और H2 दे रखी है। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, V2 को 2/1 बराबर आपके पास में आएगा 2R/3H2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3H2 आ जाता है। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में 3H2 बराबर आपके पास में कितना आएगा साथियों, ये R आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब बात की जाए जो शंकु की ऊंचाई है साथियों H1 है, उसके बराबर आपके पास में 3R दे रखा है। तो अर्धगोले की त्रिज्या है वो कितनी है साथियों, R बराबर आपके पास में 3H2 आ जाती है। यहाँ पर से H1 बराबर आपके पास में 3 × 3H2 और यहाँ पर से H1 बराबर आपके पास में कितनी आएगी साथियों, 9H2 आ जाती है। जब इसका रेशियो निकालते हो तो साथियों कितना आएगा, 9H2 अनुपात 3H2 अनुपात H2 आएगा। बोले तो अपने पास में जो रेशियो बनेगा वो 9:3:1 का बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है साथियों, दूसरे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटी हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। यदि सड़कों का क्षेत्रफल है वो 675 वर्ग मीटर है तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी होगी वो पूछा गया है। देखो साथियों इसमें किस प्रकार से कह रहा है, इस प्रकार से कह रहा है एक आयताकार है। ठीक है, इस आयताकार के अंदर से कितना है, ये 80 मीटर तो लंबा है और 60 मीटर ये चौड़ा है। यहाँ पर से इस प्रकार से इसको काटा गया है। एक ये सड़क आ गई और दूसरी सड़क ये आ जाती है, 2 सड़क हो जाती है। अब देखो साथियों सबसे पहले बात करें, यहाँ पर से जो इसका L लंबाई दे रखी है कितना है साथियों, 80 मीटर दे रखा है आयत का, और चौड़ाई दे रखी है साथियों कितना दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। अब सड़क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो सड़क की चौड़ाई है उस सड़क की चौड़ाई को मैं x मान लेता हूं। तो देखो लंबाई के साथ में जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, L × x होगा। तो यहाँ पर अपने पास में कितना आएगा, 80x आ गया। उसी प्रकार से चौड़ाई के बारे में बात करें तो देखो साथियों चौड़ाई का जो क्षेत्रफल होगा वो चौड़ाई के साथ में जो होगा कितना होगा साथियों, W × x होगा। तो अपने पास में से 60x आ जाता है। अब प्रतिच्छेदी जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है साथियों कितना आ जाता है, x² आ जाता है। इतना आ गया। अब अपने पास में से करना क्या है साथियों, यहाँ पर से 80x प्लस का 60x माइनस का x² आपके पास में से देखने को मिलेगा। जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास में 140x माइनस का x² आ जाता है। और इसके बराबर कितना दे रखा है लाडले, इसके बराबर दे रखा है 675 वर्ग मीटर दे रखा है। तो आप इसको इधर लेकर आओगे तो आपके पास में एक द्विघात समीकरण बनेगी जो बनेगी x² माइनस का 140x प्लस का कितना जाता साथियों, 675 आ जाता है, बराबर आपके पास में से 0। जब आप इसको हल करोगे तो x - 5 एक तो ये वैल्यू आएगी और दूसरी x - का 135 आएगी। 135 हो नहीं सकती तो ऑप्शन नंबर आपका x = 5 बच जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा एकदम राइट रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले बात करें तो साथियों नाम दे रखा है सुतकोटड़ा। साथियों ये सुतकोटड़ा है ना, ये कहाँ पर है, ये सिंध में है। कहाँ पर है, सिंध में है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज के युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है साथियों, 7वां जो मंडल है उसमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि किस सुल्तान ने तुर्कान ने चहलगामी 40 दल का गठन किया था। साथियों तो कौन चाहता है, इल्तुतमिश के द्वारा इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था साथियों, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध के में कंपनी की सेना या फिर बोल सकते हो कि अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा, देखो खाली यहाँ पर दे रखा है 20 का। मार्च 1857 को बैरकपुर में किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। पहली बात करें तो साथियों तो 29 मार्च को होता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक रेजिमेंट थी, वो 34वीं रेजिमेंट थी, उसके द्वारा ये युद्ध किया जाता है। साथियों जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है उसमें से सारे के सारे मेन रूप से आपको सवाल मिल जाएंगे। अभी जो रिवीजन की क्लास चल रही है साथियों, वो क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड की जा रही हैं। 3-4 क्लास अपलोड हुई हैं, जाकर आप देख लेना साथियों। और जो सिलेबस बचेंगे उनका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो साथियों ये की जाती है ज्योतिबा फुले के द्वारा। और कहाँ से की जाती है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। जो ज्योतिबा फुले हैं इनकी 2 पुस्तकें हैं, ये थोड़ी सी याद रखना। इनकी पुस्तकें एक तो आती है गुलामगिरी आती है और एक दूसरी आ जाती है साथियों काश्तकार की चाबुक। ये 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं इनकी, ये थोड़ी सी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 1922 की चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो कहाँ थे साथियों, ये बारदोली में थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में और खालिस्तान में हुई थी। तो सबसे पहले बात करें तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना होती है साथियों 1832 में। और कहाँ पर होती है साथियों, अजमेर में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि किस आदिवासी नेता का संबंध पालपट्टा से था। तो किसका था साथियों, ये गोविंदगिरी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। पहला बात करें तो साथियों करौली प्रजामंडल के यहाँ पर से बताई गई है, त्रिलोक चंद्र माथुर थे इनके संस्थापक। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन थे, ये थे माधाराम वेद थे इसके। तो कौन थे साथियों, माधाराम वेद। लेकिन ये दूसरा बात करें देखो बलवंत सिंह मेहता, यहाँ पर से देखो बलवंत सिंह मेहता नहीं, ये मारवाड़ का नहीं, ये तो सही है, ये दूसरे वाला है ना, ये वाला थोड़ा सा इसमें गलत है, ये याद रखना। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो माधाराम वेद के द्वारा की जाती है। दूसरा बात करें पंडित हरि नारायण शर्मा है, ये किसकी थी साथियों, ये अलवर की करते हैं। किसकी करते हैं, अलवर के, इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा, ये आपका असुमलित है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल क्या दे रखा है कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो किसके द्वारा की जाती है, विष्णुलाल पांड्या के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया। तो ठट्टा अभियान पर भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करें अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वो कौन था, विग्रहराज चतुर्थ था। नेक्स्ट बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है। तो साथियों ये याद रखना, यह जाता है कौन सा, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर आ जाता है। ठीक है, जिसको बनाया गया था 1016 ईस्वी के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है। तो किसकी भाषा है साथियों, ये मालवी की उपबोली है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से परमहंस मंडली का संबंध किस निर्गुण संप्रदाय से है। तो किससे साथियों, यह आता है जसनाती संप्रदाय से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सवाल क्या दे रखा, देखो सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी काव्य जिसमें 1857 की क्रांति का प्रेरणादायी काव्य कहा जाता है। तो साथियों सूर्यमल मिशन की वीर सतसई केंद्र से कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल एक रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, याद रखना ये आता है, या फिर बोल सकते हो कि ख्याल का एक रूप नहीं है। तो कौन सा आएगा साथियों, गाहा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली ढूंढाड़ शैली की ठिकाना कला से संबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, तो ये याद रखना, ये भिनाय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में गीदड़ नृत्य के समय कौन सा वाद्य बजाया जाता है। तो कौन सा बजाया जाता है साथियों, नगाड़ा बजाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से गले के आभूषणों के बारे में बात हो रही है साथियों। अमेल भी है, तिमणिया भी है, चंद्रहार भी है और सरी भी है, गढ़सरी जिसको बोलते हैं ना, तो ये भी है। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जाजम की छपाई के बारे में बात करें तो साथियों जाजम की छपाई है, यह राजसमंद से संबंध नहीं है। तो कहाँ से है, चित्तौड़गढ़ से है। कहाँ से साथियों, चित्तौड़गढ़ से है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि वेणेश्वर का मेला कब आयोजित किया जाता है। तो कब किया जाता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली आपसे पूछी गई है। तो कहाँ है साथियों, शाहपुरा है ये। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कुंजी संयोजक द्वारा विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी भी प्रोग्राम को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा होता है साथियों, Alt+F4 का यूज होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक उपतंत्र नहीं है। तो साथियों इसमें से इनपुट नहीं होता, इनपुट इकाई है वो इसका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कंप्यूटर की सहायक मेमोरी कौन सी है। तो साथियों सहायक मेमोरी आएगी SSD। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा आता है साथियों, ये आता है लिनक्स आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और साथियों आज जो क्लास आएगी वो कंप्यूटर की मैराथन वाली क्लास अपन बोल सकते हैं। उसके अंदर से कंप्लीट जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, और उसके अंदर से अपन जो कंप्यूटर का पार्ट है 30 नंबर का साथियों, उसके अंदर से सारा का सारा अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है जिसके अंदर से आपको उसके अंदर से चर्चा नहीं होगी, सारे के सारे टॉपिकों को कवर किया गया है, उसको देखना न भूलें। जिन भाइयों ने क्लास पहले वाली जो रिवीजन वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना साथियों, आपका रिवीजन 1-1.5 घंटे के अंदर से हर टॉपिक का हो जाएगा। जो MCQ से आप रिवीजन करते हो ना साथियों, MCQ से आप जब मैराथन लेते हो, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं MCQ से, तो MCQ से आपका रिवीजन नहीं हो पाता उस टॉपिक के बारे में। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं तो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं, उसके अंदर से साथियों आपका एक बढ़िया तरीके से जो टॉपिक है उसका रिवीजन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि MS एक्सेल में प्रोजेक्ट वर्कबुक का विकल्प कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है साथियों, ये रिव्यू में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि MS वर्ड 2010 व उसके उच्चतम संस्करणों में लेआउट मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं हो पाया जाता। तो कौन सा नहीं पाया जाता साथियों, उसमें ब्रेक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक मालवेयर का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, ये सूरवेयर होता है, ये कुछ भी नहीं होता, तो ये इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, टॉगल केस के संदर्भ में सत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करें तो देखो इसमें वाक्य के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदला जाता है, बात एकदम गलत है साथियों। सत्य कथन के बारे में बात करें तो दूसरा आ जाता है कि इसके द्वारा पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर तथा बाकी लेटर हैं सभी अक्षर स्मॉल लेटर में बदला जाता है। नहीं भाई। दूसरा बात करें तो इसके द्वारा प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर और अन्य सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर से दे रखा है कि इजिकल टू सम और साथ में ही डॉलर का साइन दे रखा है, और इसके बारे में पूछा गया ये कैसा है साथियों, ये आ जाता है यहाँ पर से इसका सही आंसर आएगा, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें साथियों मैंने पढ़ाई गई हैं। ठीक है, जाकर आप देख लेना, अलग से मैंने क्लास लगाई थी ना कंप्यूटर की, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे जो आगे वाली जो आज क्लास आएगी उसमें इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है।
जो रिलेटिव रेफरेंस होता है ना साथियों, इसके अंदर से क्या होता है साथियों, इसमें बात करें अपन, उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे सम आ गया, ठीक है, सम लिख दिया गया, उसमें डॉलर के साइन नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे साथियों, ए और साथ ही बी रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करें तो साथियों मिक्स्ड रेफरेंस होता है, ये भी एक रेफरेंस का पार्ट माना जाता है। इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे सम आ गया, सम के साथ में डॉलर आ गया ए और साथ में डॉलर से क्लोज कर दिया, फिर आ जाता है B1 आ जाता है, इसको मिक्स्ड रेफरेंस बोला जाता है। इसका जो आंसर आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से सारे में डॉलर का यूज़ किया गया है तो ये एब्सोल्यूट आएगा। जिसमें से डॉलर का प्रयोग नहीं होता वो सिलेक्टिव आता है, और जिसमें डॉलर और मतलब सिंपल का यूज़ होता है वो उसमें मिक्स्ड रेफरेंस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि MS एक्सेल 2010 में कौन सा फीचर हमें पिवोट टेबल में डेटा को जल्दी और सहज तरीके से ड्रिल डाउन और विश्लेषण करने में मदद करता है, तो साथियों वो कौन सा आता है, स्लाइसर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो, MS एक्सेल में प्रयुक्त तकनीक जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को त्वरित रूप से सारणीबद्ध किया जाता है, तो कौन सा आएगा साथियों, वो आता है पिवोट टेबल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का साइज़ कितनी होती है, तो 16:9 होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं होता, तो सबसे पहले बात करें तो एक्सट्रीम एनिमेशन है, वो ये आपको नहीं देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्न में से किस मेमोरी में उपस्थित डेटा एवं सूचनाओं को मिटाकर पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है, तो साथियों कौन सा आएगा, EPROM आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं DDoS का पूरा नाम आपसे पूछा गया, तो इसमें से इसका फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करना है देखो, राज्यपाल से संबंधित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 20/6/1979 में प्रभावी द्वारा विलोपित कर दिया गया था, तो कौन सा होता है साथियों, यह आता है आर्टिकल 166(4). नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल क्या दे रखा है नेक्स्ट, निम्न में से किन चुनावों का निर्देश, नियंत्रण और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तो किसका होता है साथियों, पंचायती राज और नगरीय निकायों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2024 में संपन्न राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में निम्न में से कौन सी सीट भारत आदिवासी ने जीती, तो साथियों कौन सी आती है, ये बागीदोरा द्वारा जीती जाती है। नेक्स्ट बात करें साथियों, निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, तो कौन सा नहीं आता साथियों, तो ये याद रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं आते, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत कुल संख्या आपसे पूछी गई है, तो कितने हैं, लाड लो 50 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो साथियों 30 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, वो पूछा गया। गलत कथन के बारे में बात हो रही है। पहला बात करें तो देखो, मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय है, बात एकदम गलत आती है, तो यह बात एकदम सही है, इसमें गलत पूछा गया तो वही बताने हैं। दूसरा बात करें, यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 में अपने अधिकार प्राप्त करता है, यह बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, आयोग में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रभावों को अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो साथियों इसमें से गलत के बारे में पूछा गया तो पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से जिला कलेक्टर का कौन सा कार्य दंडनायक के रूप में कार्य में शामिल नहीं है। पहला बात करें तो जाति निवास वाला ठीक है, दूसरा बात करें तो जिला कारागृह वाला ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा आ जाता है साथियों कि बड़े पदाधिकारियों के आगमन पर सुरक्षा प्रबंध संबंधी प्रोटोकॉल कार्य, ये नहीं होता है तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है साथियों। तो देखो साथ ही बात करें तो इसमें से सत्य कथन के बारे में बात करनी है। पहला, इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई, ठीक है, तो ये बात भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कौन सा आता है, ये रहा भाई। नेक्स्ट सवाल आता है कि 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। तो वो खिच्चन और मेनार आती हैं, दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो वो कौन सा आएगा साथियों, भारत जेन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया। तो किसको चुना गया साथियों, V श्रीनिवास को चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म के बारे में बात हो रही है। राजस्थानी भाषा है, इसमें से देखो किसको मिला है, पूनम चंद्र गोदारा को मिला है, ठीक बात आती है। हिंदी के बारे में बात करें तो पार्वती तिर्की को आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से जो अंग्रेजी वाला है ये असुमिलित आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आता है कि यह IPL का 18वां संस्करण था, ठीक आ जाती है। IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया, ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें, इस प्रतियोगिता में गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णन को पर्पल कैप प्रदान की गई, ये बात भी सही है। तीनों कथन आपके एकदम सही हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 8 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो साथियों उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो देखो कौन सा क्या बताना है, और सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं वो महाराष्ट्र ने जीती है, बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है, दूसरा आता है कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्क थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, ये बात भी सही है साथियों। दूसरा बात करें, इन खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड द्वारा की गई, नहीं भाई, कहाँ से की गई, बिहार द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा जो कथन है वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया साथियों, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को किया गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना का पहला एंटी सब मरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है। तो कौन सा जाता है साथियों, तो याद रखना अरनाला आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है, देखो निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो कौन सा है साथियों, रेबीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से डोट्स प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो 6 रोग उन्मूलन से है, फिर TB से है, मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न पर विचार करना है। तो सबसे पहले बात करें तो ओडोमीटर का संबंध दाब मापने में से है। तो ओडोमीटर है साथियों, ये तो जो वाहन द्वारा तय की दूरी होती है उसको करता है, फ्रेशर को नहीं नापता, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों के बारे में बात करें तो देखो, ये पत्तियों का खाद बनना इसका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सेब किसका प्राकृतिक स्रोत है। तो किसका है साथियों, ये मेली कमल का है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो क्या जाता है साथियों, ये प्रकाश का प्रकीर्णन आ जाता है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि ध्वनि का तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है, ठीक बात है। दूसरा, ध्वनि का संचरण अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में होता है, ये बात भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट बात करें तो भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो कौन आते हैं साथियों, जगजीवन राम आते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं, इस तरफ स्रोत दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से मौलिक अधिकार ठीक है, संसदीय लोकतंत्र भी ठीक है, आपात उपबंध है, ये कहाँ से लिए गए हैं साथियों, जर्मनी से लिए गए। मैराथन क्लास में जाकर आपको देख लेना, पॉलिटी में बहुत सारे सवाल आपको उस क्लास से मिल जाएंगे। तो रूस से क्या लिया गया, तो साथियों रूस से लिया गया
मूल कर्तव्य है ना, उनके बारे में बात होती है। मूल कर्तव्य हो गए, साथ ही प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श वाक्य है वो भी यहाँ से लिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ये जो है साथियों सेम टू सेम आपका वहाँ पर से छपा हुआ है। कहाँ पर से, जो मैराथन क्लास ली थी, आप बोल रहे कि छोटी क्लास है कि 48-50 मिनट के अंदर से पॉलिटी कर दी, तो साथियों उसमें से मेन जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर से कवर की गई हैं। सेम टू सेम ये क्वेश्चन वहाँ पर से दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए साथियों संसद के चुने हुए सदस्य होते हैं, साथ ही बात करें तो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, ये भाग लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो साथियों ये नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सेम टू सेम साथियों आपको वहाँ पर से लिखाया गया है, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, उस क्लास से मोटा मोटी आपका रिवीजन हो जाएगा साथियों। जो आप एमसीक्यूज के हिसाब से जो रिवीजन करते हो ना साथियों, उससे आपका कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन नहीं होता। जो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से जो अपनी क्लासेज चल रही हैं, उससे आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाता है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, आप क्या क्या मानना है वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट बात करें, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो देखो साथियों सेम टू सेम लिखाया गया है, प्रधानमंत्री होता है। साथ ही बात करें तो साथियों कौन होता है? मंत्रिमंडल भी, ये मंत्रिमंडलीय होता है। साथ ही बात करें राज्य मंत्री भी होता है और उप मंत्री भी होता है। संसदीय सचिव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला कथन बात करें तो न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान से प्राप्त होती है, बात सही है। दूसरा बात करें, न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का अंग है, ये बात भी सही है। उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित अधिनियमों को संवैधानिकता की जांच कर सकता है, तो ये बात भी सही है। तो सारे के सारे साथियों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है साथियों, इनपुट आउटपुट का आपको साथ में सवाल दे रखा है, जो 86 से 89 तक है। क्या सवाल दे रखा है साथियों? आपके पास में से इनपुट ये दिया गया है, यहाँ पर से देखो चरण किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर से देखो सबसे पहले बात करें तो 12 लेकर आ रहा है। ठीक है, और इससे जो बड़ा है उसको लास्ट में लिख रहा है। सेम टू सेम ये कर दिया। दूसरे चरण में बात करें तो साथियों 12 से बड़ा, बाद में इसको तो यूज ले ही लिया। फिर दूसरे नंबर पर आता है 34, तो 34 को यूज लिया। फिर 34 से जो बड़े वाला है इसके साथ ही 45 आ गया। ठीक है, और फिर बाद में 67 आ जाता है। 67 के बाद में जो छोटा है वो 87 आ जाता है। इस प्रकार से जमा रहा है, और बाद में साथियों अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको जमा रहा है, जो छोटा है बाद में उसको बड़ा हिसाब से। तो सेम टू सेम अपन इसको फॉलो करेंगे। तो इसको फॉलो करने के बाद में आपको जो आंसर आएगा, देखो सबसे पहले ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, इनपुट दे रखा है। इसमें पूछा गया कि अंतिम चरण के तत्व 21 की दशाएं छोर की स्थिति आपसे पूछी गई, तो कौन सी आएगी साथियों? तो ये याद रखना, इसका जो सही आंसर वो रहेगा छठी रहेगा साथियों। आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप कर लेना। अगर नहीं भी आता तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन, क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए। नेक्स्ट बात करें तो साथियों दी गई व्यवस्था में दूसरे चरण में केमिकल तथा 87 के ठीक बीच में कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व है साथियों? ये आ जाता है, ये आता है रिएक्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर से दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस चरण में 87, 53, 11 रिएक्शन इसी क्रम में उपस्थित हैं? तो साथियों कौन सा आएगा? ये चौथे और पांचवें चरण में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, चौथे चरण में बाएं छोर से 9वें तत्व के बाएं 5वां कौन सा तत्व है? तो कौन सा आएगा साथियों? ये याद रख, वो आएगा 11। नेक्स्ट बात करते हैं कि 8 लड़के हैं, GHIJKLMN और P केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। KJ का दाईं ओर दूसरा है, HJ का निकटतम पड़ोसी है, PH के दाईं ओर दूसरा है, L है वो K के बाईं और चौथा है, और H है वो K के तुरंत बाईं और नहीं है। ठीक है, GI तथा L का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही J के संदर्भ में M का स्थान आपसे पूछा गया, तो दाईं ओर से कौन सा आएगा साथियों? ये तीसरा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आपके पास में से स्टेटमेंट पढ़ने और उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। सवाल क्या दे रखा है? देखो कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न सूचना पढ़ें। एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में चुने जाने के लिए एक अभ्यर्थी का होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कम से कम 50% के साथ में स्नातक, लिखित टेस्ट में
कम से कम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। दूसरा, 10 अक्टूबर 1997 को 24 वर्ष से कम नहीं तथा 29 वर्ष से अधिक नहीं। एक अधिकारी के रूप में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना यदि एक अभ्यर्थी है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखो क्या दे रखा है कि जो चौथा है उस चौथे पॉइंट के अतिरिक्त बाकी सभी मापदंड पूरा करता है, किंतु मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा नहीं है तो उस केस को जनरल मैनेजर मार्केटिंग के पास में भेजा जाएगा। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपके से क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो यहाँ से पूछा गया कि आपको कुछ भी कल्पना नहीं करनी है, जैसा इसमें कहा गया है उसी के हिसाब से काम करनी है। ये केस आपको 10 अक्टूबर 1997 को आधार पर दिया गया है, ये भी याद रखना। अब देखो पूछा क्या गया है कि मंजू शर्मा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक है तथा उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। उन्होंने लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और 5 सितंबर 1996 को वो 23 वर्ष की थी। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर ये जो केस है यदि केस जनरल मार्केटिंग को भेजा जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में शब्द दिया गया है, इस शब्द को इस प्रकार से लिखा गया है तो ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें साथियों कुछ भी नहीं कर रखा, इसने क्या कर रखा है, ये वाला है इसका ऑपोजिट बता रखा है। ई का ऑपोजिट अपने पास में वी आ गया, ए का जेड आ गया, मतलब कि आगे वाला बता रखा है। सेम टू सेम अपने पास में से सी का जो आगे वाला कौन सा आएगा, एच का कौन सा आएगा, ए का कौन सा आएगा, तो इस हिसाब से पूछा गया। तो अपना जो आंसर रहेगा वो चौथे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों कैसा आएगा, यहाँ पर से 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 6 हो गया, 6 का 10 हो गया, 10 का 14 हो गया और 14 का कितना हो गया साथियों 18 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा कि बिंदु एम से पूर्व की ओर 5 मीटर दूरी पर है, बिंदु जे है बिंदु के से दक्षिण की ओर 5 मीटर की दूरी पर है, बिंदु जे से पश्चिम की ओर 10 मीटर दूरी पर है, तो बिंदु जी से बिंदु एम किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है साथियों, उत्तर पूर्व की तरफ है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से आमिर 16वें स्थान पर है और विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। गगन आमिर से दाएं छोर की ओर 11वें स्थान पर है तथा विकास से दाएं छोर की ओर 3रे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं वो पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो 41 लड़के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न सूचनाओं को पढ़कर आपने को जवाब देना है। पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है साथियों। तो यहाँ पर से एक बताया गया है कि एस माइनस टी प्लस वी भाग वाई और गुणा जेड के लिए उपरोक्त शब्दों के आधार पर कौन सा कथन आपसे सत्य पूछा गया है। तो देखो साथियों कथन दे रखे हैं, तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा कथन आएगा, एस वाई की मौसी या फिर बुआ है, ये बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है, दूसरा जाता है टी जेड की दादी या नानी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही आ जाता है। तो पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि संख्याओं के युग्म का चयन करना है। तो देखो अलग भिन्न है वो पूछा गया, तो कौन सा आएगा साथियों, 34 और 7 आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा शेष असंगत आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों कौन सा आएगा, चतुराई या चालाकी, ये अलग आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे, उनकी पत्नियां, हर बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या आपसे पूछी गई है। पहली बात करें तो देखो एक तो उसका पापा हो गया, ठीक है, और बाद में उसके 3 बेटे हो गए। 3 बेटों के साथ में कितने बेटे हैं साथियों, उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं साथियों। 4 बेटा, अगर 4 के साथ में कितना आ रहा है यहाँ पर, हर के 3 लड़के हैं, ठीक है, हर के 3 लड़के, तो ये कितना हो गया साथियों, ये 12, तो ये हो गए 12 और 4 यहाँ पर से कितना हो गया साथियों 16 हो गए, 1 इसका पापा का, तो टोटल कितने आ गए साथियों 17 पुरुष इस परिवार में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करें तो देखो एल का अर्थ प्लस है, एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ गुणा है, पी का अर्थ भाग है। तो ये पूछा गया देखो 14, इस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से आएगा, एन का क्या अर्थ है साथियों गुणा आ जाता है, और एल का जो अर्थ है साथियों वो प्लस आ जाता है, पी का जो अर्थ बात करें तो भाग आ जाता है, और एम का अर्थ माइनस आ जाता है। तो आपके पास में इसका मान पूछा गया, तो इसका जो मान होगा साथियों 153 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
सवाल क्या दे रखा है कि सूर्योदय के बाद में राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है साथियों, दक्षिण दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले बात करें तो कुटिया, कुटिया से बाद में मकान आ जाता है, ठीक है, और मकान से बाद में फ्लैट आ जाता है, और फ्लैट के बाद में बात करें तो साथियों कौन सा आता है, यहाँ पर से आ जाता है बंगला आ जाता है, और बंगला के बाद में महल आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ये चौथे वाला सही रहेगा। कुटिया, कुटिया के बाद में मकान, मकान के बाद में महल, फ्लैट, फ्लैट के बाद में कौन सा आएगा साथियों, बंगला, और बंगला के बाद में महल आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, दी गई निम्न श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो दिए गए 4 विकल्पों में से एक में क्रम में दिए गए हैं। तो सही विकल्प आपसे पूछना है। ये श्रृंखला दे रखी है साथियों, इस श्रृंखला को आपको पूरा करने के लिए कौन सा आएगा साथियों, इसमें से तीसरे वाला एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 3 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी पंक्ति में प्रमोद बाएं से 7वां स्थान, 7वां, और प्रकाश का दाएं से 9वां है। दोनों अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेते हैं। प्रमोद बाएं से 11वें पर हो जाता है, और पंक्ति में कुल कितने लोग हैं वो पूछे गए हैं। तो साथियों कितने लोग हैं, 19 लोग हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 6 व्यक्ति हैं, MNOPQR, तीनों व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। क्यू किसी भी पंक्ति में के अंत में नहीं है, ये भी बात कही गई है। और साथ ही कहा गया है कि PR की बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और O है वो Q का पड़ोसी है। P के विकर्णित सम्मुख है, ठीक है। साथ ही बात कही गई कि N है वो N R का पड़ोसी है। उपयुक्त सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन है, तो साथियों कौन आएगा, वो Q आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है। सवाल दे रखा है कि सीता, गीता, राधा, माया और प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं। राधा माया के दाईं ओर और उसके तीसरे स्थान पर खड़ी है, और सीता के ठीक बगल में उसकी बाईं ओर राधा प्रभा की और दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और गीता सीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। इनमें से कौन पंक्ति के ठीक बीच में, तो कौन आएगा साथियों, वो आती है गीता, बीच में बैठी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। संस्था में IT ऑफिसर के चयन के लिए बात की गई है। सबसे पहले बात करें तो IT या फिर कंप्यूटर साइंस में BE और BTech कम से कम 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करें 1/11/2016 के रोज़ वह कम से कम 20 वर्ष का हो और 26 वर्ष अधिक का न हो। दूसरा बात करें लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों, और दूसरा बात की गई है कि साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए गए हों। उस प्रत्याशी के केस में सभी शर्तें परिपूर्ण करता है, तो सिवाय यहाँ पर से दूसरा जो कथन आता था, परंतु वह एक पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके केस की GM के तौर पर रेफर किए जाएंगे। तो देखो साथियों दूसरा कौन सा, साथ ही कहा गया है कि देखो उपरोक्त 4 में कहा गया कि लेकिन साक्षात्कार में कम से कम 35% अंक और लिखित परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हों, उस केस VP के तौर पर रेफर किया जाएगा। अब यहाँ पर से इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको केस दिया गया है। इस केस के बारे में बात करें तो लता ने लिखित परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए तथा 38% अंक साक्षात्कार में प्राप्त किए। उसने BTech IT में 62% अंक प्राप्त किए लिए। उसका जन्म है वो 12 जनवरी 1991 को हुआ। यदि लता आवेदन करती है तो निम्न में से कार्यविधि कौन सी होगी, तो कौन सी होगी साथियों, उसी के बारे में बात। इसका जो आंसर रहेगा उसे VP पोस्ट की ऑफर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है, हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। सभी तीनों किसी रविवार को क्लब में मिले, तो तीनों पुनः क्लब में किस दिन मिलेंगे साथियों, तो किस दिन मिलेंगे, वो बुधवार को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखे कि वेडनेसडे को लिखने का निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग होगा, जबकि शब्द के प्रथम, बीच के तथा अंतिम अक्षर और शब्द के सभी स्वर अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में से तथा शेष बड़े अक्षरों में से लिखे जाएं। तो साथियों कौन सा आएगा, ये आएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दिया गया कि पेस्टर शब्द को किसी
कितनी तरह से समायोजित किया जा सकता है। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो ई कितने बार हैं, 2 बार आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने हैं साथियों, टोटल ये 6 हैं, तो फैक्टोरियल 6 लगा दो, और इसमें से दो दो कॉमन आ रहे हैं, तो ये फैक्टोरियल 2 का इसमें भाग दो, तो आपके पास में आएगा 720। फैक्टोरियल 6 का मान होता है और इसका 2 से भाग दो, तो आपके पास में 360 आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को इस प्रकार से लिखा गया, इसको इस प्रकार से लिखा गया, तो यहाँ पर से पूछा गया। देखो साथियों, एम के बारे में बात करें तो कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या दे रखा है साथियों, सवाल दे रखा है कि 113 से 116 तक का गद्यांश को पढ़ना है। नगरीय सेवाओं में उसी तेजी से विस्तार नहीं हुआ है कि वह नगरीय विस्तार को झेल सके। निम्न निवेशकों का आवंटन और उसकी पूरी तरीके खर्च न किए जाएं, ये की प्रवृत्ति रही है। सार्वजनिक जैसे पानी, सफाई आदि, और निजी जैसे बात करें तो जैसे अल्प आय क्षेत्र हो गया, आवास हो गया, ढांचागत सुविधाओं की गुणवत्ता, दोनों ही चीज़ों में कमी आई है। उस पर्यावरण का जिसमें बच्चे रहते हैं और उन समर्थन सेवाओं का जब वे बीमार पड़ते हैं तो उन्हें उपलब्धता होती है, दोनों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। और खाद्य उपलब्धता में कम तथा चरम गरीबी बिंदु में चढ़ाव, यह दोनों भी उसी असंतुष्टि कारक की दिशा में सूचक हैं साथियों। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी, और पढ़ने के बाद में आपको बात करें, देखो नगरीय सेवा में बढ़ोतरी के लिए कुछ भी नहीं है, तो साथियों बात की जाती है निश्चित रूप से असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था निजी क्षेत्रों के हाथ में है, तो बात यहाँ पर से क्या है, तथ्य अधूरे हैं, ये बात ही नहीं की गई वहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, अल्प लागत वाली नगरीय आवास एक प्राथमिकता है, तो साथियों कौन सा आएगा, इसमें से पहला आएगा, निश्चित रूप से क्या है, सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आसपास का पर्यावरण स्वास्थ्य स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो निश्चित रूप से क्या है साथियों, ये सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म नदी और सहायक नदियों से सही सम्मिलित नहीं है, वो पूछा गया है। देखो मेज है, घोड़ा पछाड़ दे रखी है, बेड़च ओराई दे रखी है, माही हरण दे रखी है, लेकिन जो है सोम है वो सीपू सूकली के बारे में बात हो रही है, तो साथियों ये लूणी की हैं, किसकी है, लूणी की है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाड़ौती पठार की डंग गंगाधर उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन नहीं है, वो बात की गई है। यह हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भूभाग आकृतियाँ इकाई हैं, ठीक बात है। यह हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, ये बात भी ठीक है। यह उच्च भूमि 450 मीटर ऊंची है, यह बात यहाँ पर से असत्य देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल क्या दे रखा, देखो निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म के बारे में बात हो रही है कि राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है 2021, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना लाडले, ये 1986 का है, कब का है, 1986 का आ जाता है, ये याद रखना है। दूसरा बात करें तो 1972 में क्या था, तो 1972 में था भारतीय वन अधिनियम था, कौन सा था साथियों, भारतीय वन अधिनियम था, ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित पार्क और अवस्थिति असुमिलित युग्म के बारे में पहचान करनी है। प्राकृतिक पार्क चूरू लक्ष्मणगढ़ सीकर है, ठीक है। दूसरा बात करें तो जैव विविधता पार्क, ये बिछावल बीकानेर में नहीं है। दूसरा बात करें बटरफ्लाई पार्क है, ये भी जयपुर में नहीं है। दोनों कथन आपके असुमिलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है कि राजस्थान निर्माण से पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा गया, तो कौन सा आएगा, डूंगरपुर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस खान से लोहा एस्क प्राप्त करती है, तो किससे करती है साथियों, उन्हीं के बारे में बात करें। पहले तो जो खाना जाती है कमन गुंडी खाना जाती है, और दूसरी बात करें तो किरीबू खाना जाती है, इनसे प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना। देखो साथियों, पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय है, यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, जास्कर आ जाता है। कुमायूं हिमालय के बारे में बात करें तो शिवालिक श्रेणी आ जाती हैं। दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय साथियों नामचा बर्मा आ जाता है, और अरुणाचल हिमालय साथियों लेमचा जनजाति आ जाता है। ये जो कल की जो क्लास हुई थी ना साथियों, सेम टू सेम उसमें दिखा रखा है, आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर से पहला वाला चौथे वाला जो कथन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से नदी युगम असुमिलित के बारे में बात। यमुना नदी है बंदरपुर श्रेणी से होती है, ठीक है। सोन के भी ठीक है, लेकिन जो पेनार है ये बैतूल के पठार से नहीं होती, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत है।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है ISFR 2023 के अनुसार देश में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों का व्यवस्थित अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा किस में आएंगे? मध्य प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2030 तक भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो कितना किया गया लाडले? 140 गीगावाट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल किया जाता है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विलय हो जाता है? तो किस में हो जाता है साथियों? पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र में विलय हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण से संबंधित COP30 आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया साथियों? यह कहता है बेलरेम, ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है? तो कौन सा था? देखो, सर्वधन उत्तम है, ये आ जाता है। तो इसका जो सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? सर्वधन उत्तम रहेगा लाडले। ठीक है। और कौन सी संधि बतानी है? गुण संधि बतानी है। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शब्द युगम सही नहीं है वो पूछा गया। तो कौन सा आएगा साथियों? ये सेकंड वाला, केसर कुमकुम और केसर सिंह के गर्दन के बाल। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है? तो कौन से में साथियों? यह जाता है अन्वेषण में। इसमें से अनु उपसर्ग है। कौन सा है? अनु। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है वो पूछा गया है। तो कौन सा आएगा साथियों? अंगीकार स्वीकार। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, 132 फिर आ जाता है साथियों 133 का। ये रहा सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस शब्द में संधि और समास दोनों है? तो कौन से में साथियों? प्रत्येक में है, सारे के सारे संधि और समास दोनों। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं है साथियों? लोहार में नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किस में नहीं है साथियों? ये याद रखना, ये आता है असम उत्पल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? तो कौन सा था साथियों? इसका जो सही आंसर रहेगा ये पहले वाला रहेगा, जो दूसरों का हित चाहता हो शुभेच्छु। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 137 के बारे में बात करें तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा आएगा? नरक आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया। तो साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा आने वाला है? इसमें से आएगा 5 बजने में 10 मिनट है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है। अवांछित रूप से किसी के गले पड़ना, ये गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैलिडिटी का अर्थ आपसे पूछा गया। तो साथियों मान्यता होती है, वैधता होती है, प्रमाणीकरण होता है। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आपको एक पैसेज पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको जवाब देने हैं। तो पहला बात करने देखो कौन सा आता है, आपको PDF फाइल मिल जाएगी, इसको पढ़कर आप खुद कर लेना। ठीक है। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 141 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? इसमें आएगा तीसरे वाला। ठीक है। 142 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? सेकंड वाला। और 143 में बात करें तो साथियों पहले वाला रहने वाला है। 144 के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? ये थर्ड वाला रहेगा। 146 के बारे में बात करें साथियों तो 146 में कौन सा आएगा? 145 कहाँ तक हो गए? 144 तक हो। 145 में बात करते हैं, ये रहा भाई। 145 में कौन सा आएगा साथियों? ये आएगा यहाँ पर से 5 मिनट्स वाला आएगा। दूसरा बात करते हैं देखो 146 में। 146 में कौन सा आएगा? ये दूसरा वाला आएगा। 147 में बात करते हैं तो 147 में कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पर से 9 रहेगा। 148 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? सेकंड वाला। और 149 में बात करें तो साथियों ये तीसरे वाला रहेगा। और 150 के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा रहेगा? आई एंड माई वाइफ रहेगा। इसी के साथ में साथियों आपका जो ये फाइनल टेस्ट 5 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ में आपकी जो कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित है कलाम पटवार टेस्ट सीरीज 2.0 है वो यहाँ पर समापन हो जाता है साथियों। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। साथ ही बात करें तो साथियों आपकी रिवीजन की क्लासेस चलाई गई हैं शॉर्ट नोट्स की, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगी साथियों। जो आप MCQ से रिवीजन कर रहे हो, बहुत सारे जो टीचर हैं वो MCQ से रिवीजन करा रहे हैं, तो साथियों उससे आपका कंप्लीट रिवीजन नहीं होता है। अपन जो शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन करें तो उसके अंदर से मेन जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें कवर की गई हैं। हर टॉपिक से कवर करने की कोशिश किया गया है साथियों। उस वाली जो श्रृंखला उस श्रृंखला को जाकर देखना। 3-4 सब्जेक्ट आपके करवाए हुए हैं और भी क्लासेस आपकी जल्दी आने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।